हेलो बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर OSI मॉडल, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और क्यों हमें OSI मॉडल की जरूरत पड़ी उसे समझेंगे। देखो पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम ये कहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये एक OSI मॉडल वो टॉपिक है जहां से कंप्यूटर नेटवर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गाइज अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करो, मान लो आपके पेपर में 15 या 20 मार्क के सबसे हाईएस्ट मार्किंग के क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक वो टॉपिक है जिनमें से इतने मार्किंग के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यूजीसी नेट गेट और किसी भी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, इनमें से क्वेश्चन आएगा। प्लस में इंटरव्यू और वाइवा अगर आपका होता है इन चीज़ों पे, तो गाइज ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। प्लस में बात करेंगे गाइज, अगर जो भी मेरी वीडियो को फॉलो करे तो मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक को फ्रोजन की बुक से ही फॉलो करना, क्योंकि मैं वहीं से करवा रहा हूँ, क्योंकि उसी बुक में काफ़ी इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया। तो टॉपिक को करते करते जो भी डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, जो भी डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी उसको मैं दिखाता जाऊँगा, आपको समझाता जाऊँगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि OSI मॉडल क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी। देखो OSI मॉडल से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि मैं अभी कर क्या रहा हूँ, समझने की बात है। देखो हम पढ़ रहे कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या कहती थी? दो सिस्टम या बहुत सारे सिस्टम को कम्युनिकेट करवाना, किस चीज़ के लिए? डेटा को शेयर करने के लिए, यही डेफिनेशन थी ना। तो मैं कहता हूँ अगर मेरे पास देखो दो सिस्टम है A और B, ये सेंडर है ये रिसीवर है, ये देखा था हमने, और क्या करते हम इनके बीच में एक कनेक्शन बनाते थे, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, चाहे वायर्ड हो वायरलेस हो, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। ए सेंडर बी रिसीवर, ए ने डेटा सेंड करना है बी के पास, या बी ने डेटा सेंड करना है ए के पास, कुछ भी हो सकता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल। तो क्या होता था, यहां से डेटा ट्रेवल करता था इसके पास, यही चीज था कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का। तो अब बात आती है कि यार हमें ऐसी चीज की जरूरत क्यों पड़ी। देखो जब हम बात करते दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराने की, तो हम नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। बट इससे पहले क्या था, हम दो डिवाइसेस या उनके बीच में कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें प्रोसेसेस चल रहे और उनको कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यही कॉन्सेप्ट है ना। पहले क्या करते थे कि एक सिस्टम है मेरे पास और उनके जितने भी प्रोसेसेस है गाइज, उनको कौन हैंडल, कौन मैनेज, या कौन जो भी फंक्शनैलिटी है वो कौन परफॉर्म करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था। बट जब बात आई कि दो कंप्यूटर या उससे ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में अगर प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, उनको शेयर करवाना, डेटा शेयर करवाना, तो क्या करें? तब आया कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का। तो उसको करने के लिए भाई अब एक हमारे पास कोई मॉडल तो होना चाहिए कि कौन डेटा सेंड करेगा, कौन रिसीव करेगा, कैसे होगा सारा कुछ। कुछ तो रूल रेगुलेशन, कुछ तो मॉडल, कुछ तो आर्किटेक्चर चाहिए। वहां पे हमारे पास जब आया तो OSI मॉडल आया। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखिए देखो OSI मॉडल का पूरा मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अभी पूरा इसको नाम से पूरा डिफाइन करेंगे। देखो वो ये मॉडल क्या कहता है कि देखो विच अलाउज सिस्टम टू कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ देयर आर्किटेक्चर प्रपोज्ड बाय ISO। पहले देखिए जो हमारे पास OSI मॉडल है वो क्या करता है, अलाउ करता है दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को कम्युनिकेट करने में रिगार्डलेस, बिना इस चीज़ के कि उनका आर्किटेक्चर क्या, कौन सा आर्किटेक्चर दो सिस्टम को, उसका उससे कोई मतलब नहीं। भैया तुम दो या दो से ज़्यादा सिस्टम होने चाहिए, मेरा मॉडल यूज़ करो, मैं तुम्हें कम्युनिकेट कराने में, डेटा शेयर कराने में हेल्प करूँगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर देश के अपने स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाती है डिवाइसेस से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, कि ये चीज़ ऐसे ही साइज की होनी चाहिए, ऐसी शेप की होनी चाहिए, इतने वेट की होनी चाहिए, इस टाइम पे होनी चाहिए, समझिए ना। तो ऐसी ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए बिना उसके आर्किटेक्चर को देखे हुए, तो एक हमें एक मॉडल प्रोवाइड किया गया जिसका नाम था OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नाम देखो, नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है अगर समझो तो। इंटरकनेक्शन मतलब डिवाइसेस को कनेक्ट कराना, कम्युनिकेट कराना। सिस्टम मतलब डिवाइसेस की बात होगी। ओपन का मतलब क्या हुआ कि भैया ओपन है, ये नहीं कि पर्टिकुलर चीज के लिए है, जो मर्जी जैसा मर्जी डिवाइस हो, मुझे तुम्हारे आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं। सीधा कहता है नाम में, मैंने क्या सब कुछ छुपा हुआ है। ओपन को जौन सा मर्जी आर्किटेक्चर का सिस्टम हो, उनको कम्युनिकेट कराने के लिए जो मॉडल आया OSI, समझ जाना सीधा, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मॉडल कम्युनिकेशन के लिए आया था। ठीक है, किसने दिया? ISO ने। अब आगे बढ़ते, छोटी छोटी मोटी चीज़ है, आगे समझते डायग्राम देखते जाएंगे और करते जाएंगे। देखो
ये जो मॉडल आया था ये क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ 7 सेपरेट बट रिलेटेड लेयर्स। इस मॉडल के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स है, ठीक है। सारी की सारी कौन सी लेयर्स होगी, जो आपस में रिलेट करती होगी। ये नहीं कि है तो अलग अलग, बट ये नहीं कि इसका कोई मतलब ही नहीं दूसरे से, नहीं भैया, है रिलेटेड है, ठीक है। लेयर्स, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर हमारे पास, ठीक है। अब देखो, ईच ऑफ विच डिफाइंस अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। अब जो ये 7 लेयर्स इन्होंने बताई है, ये क्या कहता है कि हर लेयर क्या करती है, एक प्रोसेस को डिफाइन करते, किसी काम को डिफाइन करते, किस चीज़ के लिए, ताकि मूविंग हो सके, मूव कर सके इंफॉर्मेशन, डाटा की, कहाँ से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या कहीं एक नेटवर्क से एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में पड़ा है, दूसरा कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क में पड़ा है, तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके, मूव कर सके। तो ये जो लेयर्स इनका काम क्या, बेसिकली प्रोसेसेस होते हैं इनके अंदर, वो क्या करेगी कि एक लेयर से एक नेटवर्क से या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के तरफ डेटा को मूव कराएंगे, ठीक है। अभी समझेंगे धीरे धीरे। देखिए, अब जो हम कहते हैं कि ये लेयर्ड है हमारे पास, तो इसको हम नाम देते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर। समझना, पेपर में कई बार ऐसे सीधा नहीं आता कि OSI मॉडल डिफाइन करो, कई बार बोलते लेयर्ड आर्किटेक्चर या नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क मॉडल जो लेयर्ड वाला हो उसको डिफाइन करो, तो आपको सीधा क्लिक कर जाना चाहिए, वो बात कर रहे हैं OSI लेयर की और OSI मॉडल की, ठीक है। देखिए, अब लेयर्ड आर्किटेक्चर में जो हम लेयर्स की बात करें तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, ओके। दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ सेशन लेयर, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ होती है एप्लीकेशन लेयर। PDNTSPA, कभी याद ना हो, हमने तो ऐसे ही याद किया था, PDNTSPA, ठीक है। बड़ा इजीली याद होता है PDNTSPA, तो इससे आपको पता चल जाए। कई बच्चे जो न्यू है भी, जिनको नहीं पता तो दिक्कत होती है, तो PDNTSPA से समझ लेना, ठीक है। अब समझते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। देखो, हम पहली लेयर जो हमने ऐसे इस तरीके से मूव होती है, अभी हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है, पीयर टू पीयर प्रोसेसेस। अब डायग्राम को देखो, इसके अंदर आपको समझ में आएगा पीयर टू पीयर हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या। डायग्राम में देखोगे, आपके पास टॉप लेफ्ट में आपके पास एक डिवाइस है A और राइट साइड में आपके पास एक डिवाइस B, ठीक है। और एक डिवाइस की अपनी 7 लेयर है और सेकंड डिवाइस की अपनी 7 लेयर है, सेम, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से हमें डेटा A से B पे भेजना, तो ये 7 लेयर काम करेगी, हमने बात करी थी, अभी पढ़ा है। अब देखो कैसे काम होता है। देखो, इसके अंदर जब बात करते हैं तो पीयर टू पीयर प्रोसेसेस की, तो जो 7th लेयर है A डिवाइस की, वो दूसरे डिवाइस की 7th लेयर से ही बात करेगी, उसी से ही करेगी। जो डेटा 7th लेयर पे था A डिवाइस पे, वही डेटा सेम क्या होगा हमारे पास यूज किया जाएगा, किसके द्वारा, जो B डिवाइस की 7th लेयर होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन, जो लेयर हमारे पास A डिवाइस की, वो B डिवाइस की 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर से यहाँ पे क्या करनी है, कम्युनिकेट करने वाली है। ऐसे ही नीचे जब तक जाएंगे तो आप देखोगे 7 6 5 4 ऐसे कम्युनिकेट होता है पीयर टू पीयर। जब बात आती है लास्ट की 3 लेयर की, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर की, तो यहाँ पे आप देखोगे बीच में आपके पास जो है कम्युनिकेशन के लिए क्या बना हुआ है गाइस, ये दोबारा से लेयर आई हुई है। इसका क्या रोल होता है कि एक्चुअली ये होता है कि दोबारा से एक बार कम्युनिकेट करके जा सकते हैं, क्योंकि किसी डेटा की रिक्वायरमेंट हो, किसी चीज़ को चेक करना है। क्योंकि देखो, अभी जब फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको डीप में नहीं जाना, आपको ये समझना है कि ये क्या है और इसके क्या पार्ट है, सिंपल। अभी डीप में, क्योंकि देखो डीप में इसलिए नहीं जा सकते, रीज़न यही है कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस का हर जो कॉन्सेप्ट है इस लेयर के ऊपर है। तो अभी से समझ लेंगे तो बाद में क्या करेंगे, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं, देखो इंटरफेस बिटवीन लेयर्स है। तो डायग्राम में आप देखोगे कि हर लेयर के बीच में, 2 लेयर्स के बीच में इंटरफेस है हमारे पास। ये इंटरफेस एक्चुअली क्या करता है, जो डेटा और जो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा तो आपने सेंड किया, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जब आप प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जैसे कि कोई चेकसम लगाना है, हेडर ट्रेलर लगा के, फुटर बोल रहा हूँ, हेडर और ट्रेलर लगाते हैं हम, या कुछ और भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, IP एड्रेस है, कुछ भी ये वो, तो ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है जो बताती है कि भाई मेरा ये कंप्यूटर है, मुझे उस कंप्यूटर पे, उस नेटवर्क पे, उस कंप्यूटर पे भेजना, तो वो इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेके जाने का, कम्युनिकेट कराने का बिटवीन 2 लेयर्स, किसका काम होता है यहाँ पे, इंटरफेस का, ठीक है। देखोगे, अगर आप देखोगे तो इंटरफेस क्या कर रहा है, 2 लेयर्स के बीच में कम्युनिकेट कराने का काम कर रहा है। इंटरफेस के अंदर कई बच्चे अगर पढ़ना भूल जाए तो बता दूं, देखो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, देखो 2 लेयर्स है,
ठीक है। मान लो कोई भी, उनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है, भाई तुझे ये काम करना है, 6th को बोल दिया, 7th को बोल दिया ये काम करना है, तो इंटरफेस ये भी चेक करता है कि 7th ने वो काम किया नहीं किया या 6th ने वो काम किया नहीं किया, ताकि क्या हो सके, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि जो हमारी 7 लेयर है, बेसिकली 7 लेयर कैन बी थॉट एज अ बिलोंगिंग टू 3 सब ग्रुप्स। इन 7 लेयर्स को हम 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो लेयर 1, 2, 3 की अगर बात करें तो उसको हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं, जो कि हमारे पास फिजिकल डेटा एंड नेटवर्क लेयर है। इसको कंबाइंडली हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहते हैं, क्योंकि एक ही सिस्टम में चल रही है, तो एक ही हमारे पास क्या है, नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कि देखो अगर आप देखोगे बात, जो कि डील किस में करती है, फिजिकल एक्सपेक्ट ऑफ मूविंग डेटा। जो डेटा का जो फिजिकल एक्सपेक्ट होता है उसको मूव कराने के लिए उस चीज़ों से डील करते हैं बेसिक। जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि भाई जो डेटा आपके पास बिट्स में है, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजना है, मैग्नेटिक सिग्नल में क्या, जैसे भी जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसको देखते हुए किस सिग्नल में कन्वर्ट होगा, वो इसका काम है। फिजिकल कनेक्शन टोपोलॉजीज को देखना, फिजिकल एड्रेसिंग, जो कंप्यूटर के एड्रेस होते हैं उस पर काम करना, ट्रांसपोर्ट, टाइमिंग, रिलायबिलिटी, जो अभी अब डीप में पढ़ेंगे आगे जाके, इन चीज़ों का काम क्या होता है, ये चीज़ कौन करती है, हमारी लेयर 1 एंड 2, 3, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड जो ग्रुप हम बात करते हैं 5, 6 एंड 7 जो हमारी लेयर होती है वो होती है जिसको हम यूजर सपोर्ट लेयर कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंटर ऑपरेटिबिलिटी अमंग अनरिलेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेक करती है। भाई दो सिस्टम है मान लीजिए, ठीक है, एक एंड्रॉइड, दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बट उनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो डिफरेंट सिस्टम या डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच में जो इंटर ऑपरेटिबिलिटी मेंटेन करती है ये 5, 6 एंड 7 करती है, ठीक है। इस बात करेंगे फोर्थ लेयर, जो लेयर हमारी फोर्थ, जो थर्ड हम कह सकते हैं सब ग्रुप है हमारे पास, ये क्या करते हैं, लिंक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारी फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि क्या करती है, लिंक करती है दो सब ग्रुप्स को, जो हमारा टॉप पे और जो बॉटम पे, इन दो ग्रुप्स को लिंक करने का काम करती है और इंश्योर करती है कि जो डेटा, ठीक है, नीचे वाली लेयर ने ऊपर वाली को भेजा है क्या वो सही है, क्या दूसरी वाली लेयर्स को सिस्टम को यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उस चीज़ को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पहले फिजिकल लेयर्स अपना काम करती है, फिर उसकी सेकंड करती है, फिर थर्ड करती है, ऐसे चलते चलते हमारी टॉप पे आते डेटा सेंड होता है। देन हम क्या करते हैं, आगे हमारे जो सेकंड डिवाइस होता है रिसीविंग, वहाँ पे वो डिकोड होती है कि हर लेयर अपने काम का डेटा निकालती है और जो बचा हुआ डेटा आगे सेंड कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस इसमें चलता है। अभी जस्ट बेसिक में हमने सिर्फ यही समझा कि एग्जैक्टली एक OSI मॉडल क्या होता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हम एक सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमारे पास को चेक करने वाला कौन था, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज करने वाला कौन था, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जब दो डिवाइसेस की बात करें तब हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ी थी, जो कि क्या था, OSI मॉडल। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो OSI मॉडल आपका एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि प्रैक्टिकली इसी नाम से कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जस्ट एक आया था, एक इसका कॉन्सेप्ट चल रहा था कि हाँ चीज़ कराने में हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। 7 लेयर का मतलब है 7 स्टेप में हम ये काम कराएंगे, बट आगे जाके हमारे पास TCP/IP आ गया था, तो जो अब यूज़ होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं गाइस, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक एक लेयर को पकड़ेंगे, फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो कैसे करेंगे, वो तो जब यूनिट वाइज यूनिट आगे बढ़ेंगे तब करेंगे, बट हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सिर्फ उसको समझेंगे, थोड़ा सा डीप में नहीं जाएंगे, क्या पॉइंट्स होंगे और क्या हल्का फुल्का, बस ज़्यादा डीप में नहीं, बाद में करेंगे जब आएगा, ठीक है। तो गाइज ये था आपके पास OSI मॉडल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।